हेलो गाइस, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका तहे दिल से फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है सिजिक कॉम्पिटिटर के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं छात्रावास अधिकचर पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस। और आज जिसकी हम बात करेंगे वो है सॉफ्टवेयर की। ठीक है, सॉफ्टवेयर का आज दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर क्लास को ले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा 2 मिनट हम बात कर लेंगे पिछले वाले क्लास की, कि भाई पिछले क्लास में हुआ क्या था। तो आप देख पाएंगे जैसे कि पिछले क्लास में मैंने स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों, क्रियाओं का वह समूह है, ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है एवं विभिन्न हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर को दिशा निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और वही दिशा निर्देश के अनुदिश हमारा हार्डवेयर कार्य करता है। ठीक है, जब हार्डवेयर उस दिशा निर्देश का पालन कर रहा होता है, करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम रन हो रहा है या प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, या रन हो चुका है, या एग्जीक्यूट हो चुका है, या हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम बातें करते हैं। ठीक है, तो मैंने बस यही बातें की थी कि सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को दिशा निर्देश देता है और उसी दिशा निर्देश पर हार्डवेयर कार्य करता है। सॉफ्टवेयर क्या है ये भी मैंने बातें की थी, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। हार्डवेयर क्या कहलाता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा था प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड है, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जितने भी चीज़ें हैं हम क्या कह सकते हैं, वो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। मेमोरी हो सकता है, सीपीयू हो सकता है, ये हार्डवेयर है। लेकिन जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम के अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक है, और ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की सहायता से अपने कार्य को संपादित करता है, कार्य को एग्जीक्यूट करता है। तो जैसा सॉफ्टवेयर कहेगा भाई वैसा हार्डवेयर करेगा। ठीक है, चलिए ये मैंने बातें की थी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिर बात आती है दूसरे नंबर पर, हमने क्या देखे थे, सॉफ्टवेयर के प्रकार देखे। क्या देखे, सॉफ्टवेयर प्रकार। ठीक है, सॉफ्टवेयर के क्या देखे भाई, प्रकार देखे। तो सॉफ्टवेयर के प्रकार में आपको देखने को मिल रहा है 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम अधूरा है, उसके बिना हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं पाएगा, जो सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और यही सिस्टम सॉफ्टवेयर हम हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म तैयार करने को मिलता है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, एक पृष्ठभूमि तैयार करता है जहां पर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS DOS जो यूज़र के लिए होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए होते हैं भाई, यूज़र के लिए होते हैं। ठीक है, और यूज़र क्या करते हैं, बखूबी इसका यूज़ करके अपने कार्यों को आसान बनाते हैं। MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, वर्ड में आप लिखते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन करते हैं, MS एक्सेल में सीट वगैरह बनाते हैं, स्प्रेडशीट में सीट बनाते हैं, पेज मेकर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ठीक है, फोटो तो एडिटिंग हो गया, आपका वीडियो एडिटिंग हो गया। ठीक है, जितने भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर में वो क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र को, ठीक है, उतनी काम को क्या कर देते हैं, आसान बना देते हैं। तो यूज़र के लिए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम के लिए है। अब आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, सिस्टम की क्षमता को बढ़ाते हैं, सिस्टम की गति को बढ़ाते, स्पीड को बढ़ाते। जैसे कि लिखा मैंने एंटीवायरस, तो वायरस आ जाता है तो सिस्टम स्लो हो जाता है, जब एंटीवायरस डालते हैं तो थोड़ा फास्ट काम करने लगता है। ठीक है,
बैकअप प्रोग्राम को हम बैकअप करके रख सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आएगा तो वो हम देखेंगे। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर दो बातें हमने कही थी, एक होता था ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता था ट्रांसलेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पूरा देखे थे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सॉरी, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने कहा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को संपन्न करता है, कार्यों को आसान बनाता है, उसके लायक बनाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करता, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। जैसे डॉस हो गया, विंडोज़ है, यूनिक्स हो गया, ठीक है, मैसिटॉस हो गया, ये सारी हम देखेंगे। चलिए, फिर हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी एक क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर एवं यूज़र के बीच एक मध्यस्थता का कार्य करता है, कड़ी का कार्य करता है। कैसे, अगर कोई यूज़र कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है तो उसके मध्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका चलेगा नहीं, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कैसे, जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक तो मैं तो हो गया यूज़र, ठीक है, और सिस्टम, जो सिस्टम कंप्यूटर हमारा है, उनके बीच क्या आ गया है भाई, मेरे और सिस्टम के बीच क्या आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज़ 10, मेरे पास क्या चल रहा है, विंडोज़ 10। तो विंडोज़ 10 क्या कर रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ और सिस्टम में जो चल रहा है कार्य, उन दोनों के बीच इंटरेक्ट कर रहा है और आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है, तो यही कार्य करता है, ठीक है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं भाई, पहले से मौजूद होते हैं, पहले से दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपके मोबाइल में आप देखेंगे, ठीक है, तो मोबाइल में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होते हैं। जब मोबाइल आप नया खरीदते हैं तो पहले से ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मौजूद होता है ना भाई, होता है कि नहीं, ठीक है। जो है आपका कैलेंडर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, वीडियो प्लेयर हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गया, आदि आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार सिस्टम में वीडियो प्लेयर, वेब ब्राउज़र, कैलकुलेटर आदि आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम देख सकते हैं, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, कहने का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। फिर मैंने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या हो सकते हैं, क्या क्या कार्य और कर सकते हैं, ठीक है। तो विभिन्न कार्य थे, जैसे कंप्यूटर ऑन करते समय सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में डालना। तो ये सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में डाला जाता है, ठीक है, किसको, ठीक है, जो भी डेटा है वो क्या करे, एक्सेस करने के लिए, सीपीयू द्वारा एक्सेस करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी डाला जाता है। इसका काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, और सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। हार्डवेयर एवं यूज़र के मध्य, यूज़र के बीच क्या की कड़ी भी कहलाती, जैसे कि मैंने बताया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। जाहिर सी बात है, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो किसके आधार पर चलाएंगे भाई, जब तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी चला पाएंगे, नहीं तो नहीं चला पाएंगे, जाहिर सी बात है। मेमोरी एवं फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजर, मेमोरी एंड स्टोरेज डिस्क के बीच डाटा एक्सचेंज करना आदि कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। फिर मैंने एक एक करके बातें की थी विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे एमएस डॉस। एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नाम याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम ने बनाया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नाम पर रख दिया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 1981 में ये आया था और ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एक ही बंदा, ठीक है, एट द टाइम एक ही बंदा, एक ही यूज़र क्या कर सकते हैं, इसमें कार्य कर सकता है। यह TUI और CUI पर कार्य करता है, जैसे कि मैंने कहा टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, टेक्स्ट बेस है, टेक्स्ट आप टाइप करेंगे तब ये कार्य करेंगे। CUI क्या करे, करेक्टर यूज़र इंटरफेस है, करेक्टर या टेक्स्ट आप देते रहेंगे तब ये कार्य करेगा।
एमएस डॉस के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि आप देख पाएंगे ड्रॉबैक या कमियां, एक बार में केवल एक ही विंडो ओपन होता था, ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है। और ऐसे अगर देखिए विंडोज 7 विंडोज 10 में तो एक बार में कई आप क्या कर सकते हैं, विंडोज ओपन कर सकते हैं, कई कार्य एक साथ संपन्न करा सकते हैं, ठीक है। फिर इनमें कमांड प्रॉम्प्ट होता है, कमांड देना पड़ता है बार बार कोई भी कार्य करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इसमें क्या करना पड़ता है भाई, कमांड देना पड़ता है, फिर कमांड देकर पाथ लिखना पड़ता है कि कहाँ आपको पहुँचना है, क्या चाहिए, ठीक है, पाथ लिखना पड़ता है, पूरा कमांड देना पड़ता है, सिंटैक्स याद करना पड़ता है, सारी चीज़ें बहुत सारी क्या थे, कमियां थी। साथ ही सबसे सबसे जो है कमियां, सबसे ठीक है ज़्यादा कमी ये थी कि मल्टीमीडिया जो वर्क नहीं करता था, ठीक है। कहने का मतलब आप वीडियोस नहीं देख सकते थे, म्यूज़िक सुन नहीं सकते थे, गेम नहीं खेल सकते थे, ठीक है, आप इमेज नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, ये मैंने लिखा भी हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते थे यहाँ पर। और ये GUI नहीं था, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI नहीं था। फिर दूसरा आया हमारा MS विंडोज़ के बारे में हमने पढ़े हैं, ठीक है। MS विंडोज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैंने कहा MS विंडोज़ 1983 में पहली बार विंडोज़ की घोषणा की गई, 85 में सबसे पहले विंडोज़ आया, 85 में विंडोज़ 1.0 आया, जहां पर कैलकुलेटर, कैलेंडर, MS पॉइंट देखने को मिलेगा। 1987 में विंडोज़ 2.0 आया, स्क्रीन को मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। 1990 में विंडोज़ 3.0 आई, GUI पर बेस्ड था, ठीक है, जहां पर आप वीडियो, मूवी, पिक्चर आदि देख सकते थे, ग्राफिक्स वहां पर ऐड हो चुका था। 1992 में विंडोज़ 3.1 आया, जो पहली बार रैम और हार्ड डिस्क यहाँ पर देखने को मिला। 1995 में विंडोज़ 95 आया, 96 में विंडोज़ CE आया, जिसका फुल फॉर्म एम्बेडेड कॉम्पैक्ट, ठीक है। 1998 में विंडोज़ 98 में 98, 2000 में विंडोज़ 2000 में ही एक और विंडोज़ आया, विंडोज़ ME मिलीनियम एडिशन, ठीक है, मिलीनियम एडिशन। 2001 में विंडोज़ XP आया, 2006 में विंडोज़ विस्टा आया, 2009 में विंडोज़ 7 आया, 2012 विंडोज़ 8 आया और 2015 में विंडोज़ 10 आया, 9 नहीं आया था, ठीक है, याद रखिए विंडोज़ 9 नहीं था, ठीक है, याद रखेंगे विंडोज़ 9 नहीं आया था, डायरेक्ट आ गया था आपका विंडोज़ 10। चलिए, तो ये बातें थी कब की भाई, ये बातें थी पिछले क्लास की। पिछले क्लास में जो चीज़ हमने देखे वही बात मैंने अभी जस्ट किया हुआ, ठीक है। चलिए, अब देख पाएंगे हम कुछ और चीज़ें, जैसे कि 1 मिनट, हाँ, चलिए, आज हम शुरू करने वाले हैं सेकेंड क्लास में, कौन सा भाई, सॉफ्टवेयर का पार्ट 2। सॉफ्टवेयर के पार्ट 2 में आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो ये मैंने देख सकते हैं आप कि सॉफ्टवेयर के प्रकार में हम देख पा रहे थे, ठीक है।
एक तो ये वाला हो चुका है सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम देखे भाई, एक तो हमने देखे थे डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा देखे विंडोज़। दो ही हुआ है अभी, अभी कितने हुए हैं, एक क्लास में दो ही हुआ है, ये पूरा हुआ था और ये दो ही हुआ। अब बाकी है लिनक्स बाकी है, यूनिक्स बाकी है, लिनक्स बाकी है, ठीक है, पैकऑफ बाकी है, ठीक है। चलिए वो हम देख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखेंगे भाई, यूनिक्स देखेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर में हम बात करेंगे यूनिक्स। क्या बात करेंगे, यूनिक्स, क्योंकि पहले में हम क्या देख चुके हैं, एक नंबर में हम क्या देख चुके हैं, पहले नंबर में हमने देखे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरे नंबर में हम देखे विंडोज़ की पूरा हिस्ट्री आपके बारे में आपको देखने को मिला था। और तीसरे नंबर पे आप अभी देख पाएंगे यूनिक्स, ठीक है। क्या है भाई, यूनिक्स। चलिए, तो यूनिक्स के बारे में आप देखिए, यूनिक्स क्या है, यूनिक्स भी एक क्या है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिए, ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, मल्टी यूजर, ठीक है, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, ठीक है, टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर, पहली बातें। दूसरी बातें इसके विकास को लेकर है, ठीक है, विकास को लेकर कि इसका विकास कब और कहाँ हुआ। तो याद रखिए, इसका विकास बेल लेबोरेटरी में हुआ, याद रखेंगे, बेल लेबोरेटरी, इसका विकास कहाँ हुआ, बेल लेबोरेटरीज। चलिए, और कब हुआ, 1970 में यूनिक्स आपको देखने को मिला। मैंने क्या कहा, 1970 में यूनिक्स देखने को मिला। चलिए, फिर बात आती है इसका विकास के लिए नाम अगर बात करें तो कौन है भाई, दो नाम सामने आता है, एक है केन थॉमसन, कौन कौन, केन थॉमसन, एवन डेनिस रिची, नाम याद रखेगा, डेनिस रिची। केन थॉमसन एवं डेनिस रिची ने क्या किया था भाई, इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। कब, 1970 में। 1970 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया गया था, दोनों व्यक्तियों द्वारा 1970 में बेल लेबोरेटरी में क्या किया गया था, बनाया था। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रकार का क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखेंगे। तीसरी बातें, यह एक प्रकार का क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक प्रकार का क्या है, क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे क्या समझते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस लिख दें तो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या समझते हैं, क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ता है, खरीदना पड़ता है भाई साहब, खरीदना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, वहीं पर एक बातें याद रखिए, जब यूनिक्स की हम बात करेंगे, ठीक है, जब लिनक्स, इसके बाद हम बात करेंगे लिनक्स, ठीक है, लिनक्स या लिनक्स जो भी बोल सकते हैं, लिनक्स इसको बोला जाता है। जब लिनक्स की बात करेंगे तो लिनक्स एक क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई साहब,
ओपन सोर्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन, लिनक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लिनक्स में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी परेशानी के, बिना खरीदे आप उसको आसानी से चला सकते हैं। याद रखिए लिनक्स में एक चीज़ और बताऊंगा कि अभी भी इसका डेवलपर का द्वार खुला हुआ है। कहने का मतलब कोई बंदा जो प्रोग्राम करने में, ठीक है, सक्षम है, जिनको अच्छी खासी प्रोग्रामिंग आती है, वो लिनक्स के, ठीक है, लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट भी कर सकता है। उसके सोर्स कोड खुले हुए हैं, आप जाके क्या कर सकते हैं, अपडेट कर। तो कहने का मतलब पूरा तरह से ओपन है। ठीक है, पूरी तरह से क्या है, ओपन है। लेकिन जहाँ पर लिनक्स पूरी तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं, पूरी तरह से ओपन है। लेकिन हमारा जो यूनिक्स है वो एक प्रकार का क्लोज्ड है, आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, आपको लाइसेंस मिलेगा, आपको खरीदना पड़ेगा। साथ ही साथ ये बड़े लेवल में यूज़ होता है। ठीक है, कहने का मतलब है यूज़ कहाँ होता है, यूज़ होता है वेब सर्वर में। वेब सर्वर में क्या की जाती है, यूज़ की जाती है, और हाई सिक्योरिटी इसमें प्रोवाइड होता है। क्या होता है, हाई सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी देखने को मिलता है, हाई सिक्योरिटी होते हैं। ठीक है, क्या होता है, हाई सिक्योरिटी होता है। यूनिक्स में या लिनक्स में आप काम करने के लिए, देखिए यूनिक्स में काम करने के लिए आपको कुछ क्या है, कमांड भी देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा हल्का सा आप बोल सकते हैं यूज़र फ्रेंडली नहीं है। सॉरी, अगर विंडोज़ की बात करें, जैसे विंडोज़ 7 आप चला रहे होंगे, ठीक है, और एकदम से विंडोज़ 10 आपने चलाए होंगे तो आपको अलग ही महसूस हुआ होगा। ठीक है, कि 7 में हमने इस बटन प्रेस करते थे, ये बटन, तो वो कार्य करता था, लेकिन 10 में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कई बार आपने देखे तो अपग्रेड होने लगा। विंडोज़ की बातें करें तो विंडोज़ क्या है, यूज़र फ्रेंडली है, आसानी से कोई भी बच्चा इसको सीख के चला सकता है, आसानी से सीख सकता है। लेकिन लाइनक्स के लिए, यूनिक्स के लिए क्या हो, उनको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सभी के बारे में उनको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वही बंदा क्या कर सकता है, चला सकता है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपने देखे होंगे कि विंडोज़ इस्तेमाल की जाती है। यूनिक्स, लाइनक्स सर्वर वाले रूम में, या फिर जो बड़े लेवल जो जानकार व्यक्ति हैं वही क्या करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हम और आप आम आदमी ऐसे यूज़ कभी नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ पर, ठीक है, चीज़ों को याद करना पड़ता है। ठीक है, चीज़ें थोड़ी यह है, डिफ़िकल्ट है। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है। यूज़र फ्रेंडली का समझते हैं ना, जैसे मैं जो भी करूँ तो वो आपको अपने आप समझ जाएगा, वो करते ही रहेगा। ठीक है, आसान होता है सीखने में यूज़र के लिए। लेकिन यूनिक्स नहीं है, लाइनक्स नहीं है, आपका यूज़र फ्रेंडली कौन है, विंडोज़। इसलिए हर जगह, हर घर में अगर सिस्टम है तो हर घर में, हर ऑफिस में, जहाँ भी देखे विंडोज़ 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 ही चलता है। ठीक है, चलिए ये बात आ गई। तो वेब सर्वर के लिए ये यूज़ होता है, हाई सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चलिए नेटवर्क और कम्युनिकेशन के लिए ये बनाया गया था इसको। ठीक है, इसका विकास किस लिए किया गया था, विकास किया गया था, विकास नेटवर्क एवं किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए क्या किया था, बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर, बनाया गया पहला, ठीक है, सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, चीज़ें क्लियर है। तो यूनिक्स के बारे में आप यही बातें याद रखेंगे कि टाइम शेयरिंग, मल्टी यूज़र है। ठीक है, बेल लेबोरेटरी में इसका क्या विकास हुआ है, केन थॉमसन और डेनिस रिची द्वारा। यह एक प्रकार का क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम है।
लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, एक चीज़ याद रखें, क्या आपको पता है कि विंडोज़ भी क्या है? विंडोज़ क्लोज है कि ओपन है? याद रखेंगे, विंडोज़ भी एक क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आप जब खरीदते हैं, ठीक है, विंडोज़ को खरीदना पड़ता है, लेकिन इंटरनेट में आप मार्केट में, ठीक है, ऐसे ही मिल जाते हैं, पायरेटेड मिल जाता है। ठीक है, पायरेटेड मिल जाता है। ठीक है, तो वो क्या है? वो भी क्या है? क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ याद रखिए ओपन नहीं है, हालांकि भारत में तो लोग चला ही लेते हैं भाई, मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, बिना खरीदे तो एंटीवायरस भी हम डाउनलोड करके चला लेते हैं, चलाते हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए, तो याद रखिए विंडोज़ भी क्या है? एक क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, खरीदना पड़ता है। यूनिक्स भी क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदना पड़ता है। लाइनक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो कौन सा है भाई? लिनक्स या लाइनक्स, जो भी आप बोल सकते हैं, लिनक्स। ठीक है, चलिए, चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी यूनिक्स के 3 भाग होते हैं, याद रखिए। मैंने क्या कहा? यूनिक्स के क्या होते हैं? 3 भाग हैं। कितने भाग है भाई? 3 भाग हैं। एक भाग जिसे हम कहते हैं कर्नल, क्या कहते हैं? कर्नल। दूसरा भाग होता है जिसे हम कहते हैं शेल, और तीसरा भाग होता है जिसे हम कहते हैं क्या? प्रोग्राम। यूनिक्स के 3 भाग होते हैं। कर्नल का क्या कार्य है कि यह जो है, यह हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच क्या करता है भाई? बीच एक ब्रिज का काम करता है, बीच एक क्या करता है? ब्रिज का कार्य करता है। कैसे ब्रिज का कार्य करता है भाई कर्नल? किस प्रकार से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के मध्य? जैसा कि आप देखेंगे, एग्जाम्पल में अगर बताऊं, जैसे आपने क्या किया, आप देख रहे हैं कोई मूवी, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कहा, आप देख रहे हैं मूवी, किसमें? आपके कंप्यूटर में क्या चल रहा है भाई? मूवी चल रहा है। इधर लगा है आपका, क्या लगा है? स्पीकर, साउंड बॉक्स, क्या लगा है? स्पीकर। ठीक है, आप देख रहे हैं मूवी और क्या लगा हुआ है? स्पीकर लगा हुआ है। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर क्या करूँ? यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम को बढ़ाना चाह रहा हूँ, वॉल्यूम को बढ़ाना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब आवाज़ को मैंने क्या कर रहा हूँ कि इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, बढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे? एक तो 2 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, बटन में जाएंगे, ठीक है, कीबोर्ड में, बटन में कहने का मतलब कीबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पर शॉर्टकट की से प्लस प्लस करके आप क्या करेंगे? आप जो है आवाज़ को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, या फिर जिसमें चल रहा है, जैसे वीएलसी प्लेयर में चल रहा है आप, ठीक है, किसमें चल रहा है? वीएलसी प्लेयर में चल रहा है। तो वीएलसी प्लेयर में आप देखते हैं यहाँ पर एक आवाज़ जो है राइट कॉर्नर में आवाज़ बढ़ाने का रहता है, या फिर ठीक है लेफ्ट कॉर्नर में रहता है कि राइट में? आई थिंक राइट कॉर्नर में रहता है। तो बढ़ाने का रहता है और उसको हम ऐसे खींच देते हैं, ऐसे खींच देते हैं तो क्या हो जाता है? आवाज़ बढ़ जाता है। ठीक है, आवाज़ बढ़ जाता है, स्पीकर में आवाज़ आ जाता है। तो ये हो कैसे रहा है? हमने तो स्पीकर को छुआ भी नहीं, स्पीकर को हमने टच भी नहीं किया, लेकिन आवाज़ हमें क्या है? स्पीकर में आपको सुनाई दे रहा है, आवाज़ बढ़ रहा है। तो यही क्या करता है? कर्नल कार्य करता है। जो हार्डवेयर है, हमारा हार्डवेयर क्या है? स्पीकर, और हमारा जो सॉफ्टवेयर क्या है? यूनिक्स है। यदि यूनिक्स चल रहा है, सॉफ्टवेयर है, देखिए
ऐसा नहीं कि कर्नल सिर्फ यूनिक्स में रहेंगे, ठीक है, कर्नल आपके हर ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेंगे, ये भी याद रखें। ऐसा नहीं कि विंडोज़ चला रहे तो भाई विंडोज़ में कहाँ कर्नल आ जाएगा, ऐसा नहीं, लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल कार्य करता है, ठीक है। तो कर्नल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के मध्य ये ब्रिज का काम करता है। जैसे हम क्या करेंगे सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर कौन है आपका कौन है, वीएलसी प्लेयर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वीएलसी प्लेयर, जिससे वीडियो देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उस सॉफ्टवेयर से हमने क्या किया, इंक्रीज किया क्या आवाज़ें, और आवाज़ इंक्रीज किया तो वो हार्डवेयर को टच, ठीक है, हम बिना टच किए स्पीकर को बिना टच किए स्पीकर में आवाज़ बढ़ जाएगी। तो ये बीच में कौन ब्रिज का कार्य करता है, कर्नल। कर्नल जानता है कि भाई साहब आप क्या चाह रहे हैं कि आपने आवाज़ इंक्रीज की और अब चाह रहे हैं कि स्पीकर में भी आवाज़ बढ़े, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रिज का काम करता है और यही क्या करता है, बढ़ा देता है। तो यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य एक ब्रिज का काम करता है, क्या, कर्नल। याद रखेंगे। दूसरी बातें, यूनिक्स में एक दूसरे नंबर का क्या होता है, दूसरे नंबर का क्या होता है, सेल होते हैं। दूसरे नंबर का पार्ट क्या होता है, सेल, ठीक है। इसमें जो कमांड दी जाती है, इसमें मैंने कहा कमांड देना पड़ता है, जो कमांड दी जाती है उसे क्या करता है, उसे इंटरप्रेट कर, क्या कर, इंटरप्रेट अभी आएगा, इंटरप्रेट आएगा। इंटरप्रेट कहने का मतलब एक क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बाद जो ट्रांसलेटर में आएंगे तो ट्रांसलेटर के 3 भाग इसके भी होते हैं। ट्रांसलेटर एक कंपाइलर होता है, एक असेंबलर होता है और इंटरप्रेट होता है, ठीक है। तीनों क्या करता है, लैंग्वेजों को क्या करता है, इंटरप्रेट करने का काम करता है, लैंग्वेज को, ठीक है, क्या करता है, बदलने का काम करता है। तो मैंने क्या कहा, इंटरप्रेट, ठीक है, इंटरप्रेट करता है और यूजर एवं कर्नल के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। क्या करता है, इंटरफेस का कार्य करता है, ठीक है। याद रखेंगे मैंने क्या कहा, कमांड, दी गई कमांड, ठीक है, जो कमांड देते हैं, ठीक है, दी गई कमांड के आधार पर उसे इंटरप्रेट करता है। जैसे हम कमांड देंगे कुछ भी, ठीक है, सेल क्या करेगा, उनको इंटरप्रेट करेगा और यूजर और कर्नल के मध्य, ठीक है, इंटरफेस का कार्य कौन करता है, ये सेल करते हैं। तो याद रखिए यूजर और कर्नल के मध्य कौन होता है, सेल होता है, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के मध्य कौन होता है, कर्नल होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा और अंतिम क्या है हमारा, प्रोग्राम क्या करता है, ठीक है, अन्य काम करता है, अन्य सारे कार्य जो बचे खुचे कार्य हैं, अन्य सारे कार्य क्या करता है, ठीक है, ये करता है। और प्रोग्राम क्या है, पूरा एक कोड है, प्रोग्राम क्या है, एक प्रकार का पूरा कोड है। तो पूरा काम क्या करेगा, ये दोनों काम, ठीक है, के अलावा जितने भी काम बच जाते हैं सारे काम प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, सारे क्या करते हैं, सारे काम प्रोग्राम करते हैं। कुछ अगर हम देखें यूनिक्स के एग्जाम्पल, अगर देखें यूनिक्स के एग्जाम्पल, तो कुछ यूनिक्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका, आप देख सकते हैं सोलारिस यूनिक्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको मैं अपना वीडियो हटा देता हूं अभी फिलहाल। सोलारिस है, लिनक्स है, ठीक है, कौन है, लिनक्स है, ठीक है, फ्री बीडीएस है, थर्ड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, मैक ओएस, एक और लिख देता हूँ मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग, ठीक है, मैक ओएस, इसको मैं लिखता हूँ मैक ओएस, ऐसे। चौथे नंबर पर अगर देखें तो फ्री बीडीएस, नाम याद रखिए क्या है, फ्री बीडीएस, ठीक है। कुछ ओपन बीडीएस है, ओपन बीडीएस।
तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से यूनिक्स के एग्जाम्पल है या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे विंडोज़, बहुत सारे विंडोज़ हैं, उसी प्रकार से यूनिक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ रही होगी भाई, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बातें करेंगे किस पर। यूनिक्स हो चुका है, यूनिक्स को आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, थर्ड नंबर के बाद चौथे नंबर में हम बात करेंगे लिनक्स। हमारा फोर्थ है लिनक्स, इसको यही लिख देता हूं। चलिए लिनक्स, चलिए लिनक्स के बारे में याद रखें। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म आप पहले याद रखेंगे, ठीक है। लिनक्स का फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्या होता है, लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी, नॉट यूजिंग एक्सपी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी, याद रखेंगे। चलिए अन्य बात करेंगे। निर्माण के संबंध में, इसका निर्माण या विकास के संबंध में अगर हम बात करें, डेवलपमेंट, विकास या निर्माण, डेवलपमेंट की बात करें तो हुआ क्या था, ये कहाँ हुआ था भाई, देखिए ये स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे, स्टार्ट किया गया था कब, 1991 में, समझिएगा। ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था, लिनस टोरवाल्ड ने बनाया था, याद रखिए। निर्माण किसने किया था, लिनस टोरवाल्ड, टोरवाल्ड या नाम याद रखिए, लिनस टोरवाल्ड। तो मैंने क्या कहा, स्टार्ट हो चुका था कब भाई, 1991 में। 1991 में लिनस टोरवाल्ड ने क्या किया था, ठीक है, इंटरनेट में चीज़ें डाल दी गई थी कि हम क्या करेंगे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम बना रहे हैं और सबके लिए ये ओपन है, क्या है, सबके लिए ओपन है। इसको आप जो भी प्रोग्रामर है अगर चाहते हैं अच्छा डेवलप करना चाहेंगे तो इसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक है, इनके बेस उन्होंने दे दिए थे, बेस तैयार करके देते कि इंटरनेट में ये डाल दिए थे, ठीक है। क्या कहते हैं, इंटरनेट में क्या किए थे, डाल दिए थे, ठीक है। चलिए उन्होंने प्रोग्रामों को, जो प्रोग्रामर है उनसे अपील की, भाई साहब कि आप अगर चाहते हैं तो बनाइए, बना सकते हैं तो बनाइए। तो लिनस टोरवाल्ड जिन्होंने 1991 में स्टार्ट किया था कि इंटरनेट पर ये डाल दिए थे, ठीक है, इंटरनेट पर, ठीक है, डालकर प्रोग्रामर को, जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर्स को क्या किए थे, अपील किए थे कि भाई साहब अगर चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लिनक्स को डेवलप कर सकते हैं। फॉर डेवलपिंग क्या है, लिनक्स, ठीक है, लिनक्स को डेवलप करने के लिए उन्होंने अपील की। और आगे चलकर, ठीक है,
आगे चलकर यही आप देखेंगे कि इसका डेवलप हो गया था 1992 में, इसका विकास हुआ, डेवलप हुआ। क्या हुआ? डेवलप हुआ। ठीक है। और कहा जाता है कि आज भी ये कोड ओपन सोर्स है। ठीक है, कोड खुला हुआ है। जो भी प्रोग्रामर चाहता है कि अगर वो अच्छे प्रोग्रामर हैं और वो चाहते हैं कि वो इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को और अपग्रेड कर सके, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, और अपडेट कर सके अपने आधार पर अच्छे से, तो वो कर सकता है। तो आज भी ये है, लाइसेंस आज भी लिनक्स टोरवाल्ड के पास मौजूद है। ठीक है, लाइसेंस किसके पास मौजूद है भाई? लिनक्स टोरवाल्ड के पास आज भी क्या है? मौजूद है, याद रखिए। चलिए, यह और इसके बारे में याद रखिए, यह एक क्या है? यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने क्या कहा? यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखेंगे। यह एक क्या है भाई? 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी याद रखेंगे। जैसे विंडोज़ में आप देखते हैं ना, विंडोज़ आपने इंस्टॉल करते हैं तो पूछा जाता है आपको, आप जाइए गूगल क्रोम में और देखिए, ठीक है, विंडोज़ के कोई पार्ट के लिए देखिए। जैसे विंडोज़ का मैं, ठीक है, कुछ भी विंडोज़ के लिए कोई भी एप्लीकेशन मैं अगर सर्च करना चाह रहा हूँ, कुछ भी एप्लीकेशन, तो उसमें पूछता है कि विंडोज़ के 32 बिट के लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए कि विंडोज़ के 64 बिट के एप्लीकेशन चाहिए, ये पूछता है। तो कहने का मतलब विंडोज़ दोनों में काम करता है, 32 बिट और 62 बिट में काम करता है। ठीक है, विंडोज़। तो यहाँ पर जो है, याद रखिए, लिनक्स का है, यह एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखेंगे। कुछ मुख्य, अगर हम लिनक्स की बात करें, लिनक्स के एग्जाम्पल अगर देखें, ठीक है, क्या है? लिनक्स के एग्जाम्पल पर अगर चलें, कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से लिनक्स हैं, तो आप जानते हैं। एक है उबंटू। क्या है? उबंटू। उबंटू एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड भी है, एंड्रॉयड भी है। आपका फ्रेडोरा भी है। क्या है? फ्रेडोरा है, उबंटू है, एंड्रॉयड है, याद रखेंगे। ठीक है, आपके मोबाइल में चलाते ना एंड्रॉयड ओएस। जैसे एंड्रॉयड के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो कुछ और देखिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर किसके बारे, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड, ठीक है, इसके बारे में याद रखिए कि ये लॉन्च हुआ था भाई साहब, लॉन्च हुआ था 2007 में। ठीक है, 2007 में इसका बीटा वर्जन लॉन्च हुआ था। बीटा वर्जन क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। याद रखेंगे, ये गूगल द्वारा, किसके द्वारा है भाई? गूगल द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गूगल द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? गूगल द्वारा लॉन्च किया गया था। कहने का मतलब गूगल का ये क्या है? सॉफ्टवेयर है भाई। एंड्रॉयड क्या है? गूगल का सॉफ्टवेयर है। ये कई बार एंड्रॉयड के बारे में पूछा गया है। कुछ सम एंड्रॉयड, कुछ एग्जाम्पल अगर एंड्रॉयड के बारे में देखें, एग्जाम्पल अगर देखें कुछ एंड्रॉयड के बारे में, तो कौन कौन से के बहुत सारे हैं। ठीक है, और लगभग सभी खाने की चीज वाली है। जैसे कप केक, कप केक, ठीक है, ये एंड्रॉयड का नाम है। ठीक है, डोनट, डोनट ये एंड्रॉयड का नाम है। जिंजर ब्रेड, ठीक है, जिंजर ब्रेड ये भी एंड्रॉयड का नाम है। आइसक्रीम सैंडविच, आइसक्रीम सैंडविच ये भी एंड्रॉयड का नाम है। ठीक है, जेली बिन, जेली खाते हैं ना आप, जेली बिन
ये भी एंड्रॉयड का नाम है। किट कैट बिस्किट आता है ना, किट कैट बिस्किट। लॉलीपॉप, लॉलीपॉप, ठीक है, बच्चों के लिए लॉलीपॉप बोलते हैं ना, आपको लॉलीपॉप पकड़ा गया है बोलते हैं ना, ठीक है, वैसे ही। ओरियो, ओरियो नाम का भी बिस्किट आया है अभी अभी, ठीक है, तो वो भी ओरियो। तो ये एंड्रॉयड के कुछ नाम हैं, तो ये बिल्कुल याद रखिए भाई। निम्नलिखित में से एंड्रॉयड कौन है, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछें तो आप जो है बिल्कुल ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। ये एंड्रॉयड के नाम हैं। कप केक, डोनट, जिंजर ब्रेड, आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, ओरियो, ये सारे एंड्रॉयड के नाम हैं। ठीक है, आप अपने मोबाइल में देखिए अपडेट करेंगे आप अपना मोबाइल, ठीक है, आप अपना मोबाइल क्या करिए अभी अपडेट करिए, ठीक है, अभी नहीं मतलब करेंगे और किए होंगे तो आपने देखे होंगे एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन चल रहा है भाई। एंड्रॉयड का लगभग बोल सकते हैं 12वां वर्जन है, ठीक है, 11वां 12वां वर्जन, किसी में 11 है किसी में 12वां, लेकिन 12वां आ गया है। एंड्रॉयड का 12वां वर्जन है। कुछ कुछ फीचर्स क्या किया जाता है, अपडेट करके आपको मिलता है, ठीक है, कुछ कुछ फीचर्स अपडेट करके दिया जाता है, तो याद रखिए, ठीक है, चीज़ों को ध्यान से रखिए, याद रखें। चलिए, क्लियर है चीज़ें, ठीक है, तो हो चुका है आपका क्लियर। इसमें अब डॉस हो चुका है, विंडोज़ हो सकता है, लिनक्स यूनिक्स होता है, एक मैक ओएस है। याद रखिए ये कुछ एप्पल का जो है बोल सकते हैं, इसको मैं यही बता देता हूँ। एक है आपका क्या है भाई, क्या है मैक ओएस, क्या है मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो निर्माण हुआ था 1984 में हुआ था, और ये क्या है एप्पल कंपनी की है। किसकी है, एप्पल, किस कंपनी की है भाई, एप्पल कंपनी की है, ठीक है, कंपनी। सर स्टीव जॉब्स का नाम सुने हैं ना, कि नहीं सुने हैं, द फाउंडर ऑफ एप्पल, ठीक है। तो एप्पल कंपनी की क्या है मैक ओएस, इसका निर्माण 1984 में हुआ था, बस इतना ही याद रखिए, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए, बातें क्लियर है तो हम चलेंगे कहाँ पर भाई, ठीक है, हम चलेंगे अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मामला पूरा हो चुका है ख़त्म, ठीक है। जितना हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखना चाह रहे हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारा डॉस के बारे में पूछा जाता है, विंडोज़ और डॉस और लिनक्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर तीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तो डॉस है, एक दूसरा विंडोज़ है, और तीसरा लिनक्स और यूनिक्स, चाहे लिनक्स यूनिक्स या दोनों बोल सकते हैं। तो डॉस है, विंडोज़ है, लिनक्स यूनिक्स, ये चार के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर क्वेश्चन आए तो। फिर हम इसके बाद हम बात करेंगे किस पर, ट्रांसलेटर की बात करेंगे, ठीक है। ट्रांसलेटर, तो ट्रांसलेटर में असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। कौन कौन से भाई, ट्रांसलेटर में असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, और क्या क्या काम करता है ट्रांसलेटर क्या है वो हम बात करेंगे इसके बाद, ठीक है, किसके बाद, ब्रेक के बाद। 2 मिनट का बस मुझे चाहिए ब्रेक, और उस ब्रेक के बाद हम आते हैं, और ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेटर, ये तीनों हम देख पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में दोनों खत्म हो जाए, ठीक है, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, 2 क्लास और लगेगा, तो बात करेंगे बाद में फिलहाल। लेकिन अभी हम थोड़ा ब्रेक चाहते हैं, 2 मिनट का ब्रेक, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद आप देखेंगे ट्रांसलेटर। चलिए।
चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है। सीजी कॉम्पिटिटर के इस प्लेटफॉर्म में आप देख पा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस, और हमारा टॉपिक चल रहा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रांसलेटर। किसकी बात करेंगे भाई? ट्रांसलेटर। चलिए, ट्रांसलेटर, ठीक है। अब इससे आप क्या समझते हैं? चलिए, पहले ही बात है, कुछ कुछ बातें मैं लिख देता हूं अभी, ठीक है। कुछ कुछ बातें ट्रांसलेटर के बारे में मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इसको लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसलेटर को हम किस नाम से जानते हैं भाई? लैंग्वेज प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। यह नाम याद रखेंगे। चलिए, पहली बात है। दूसरी बात, ट्रांसलेटर का कार्य क्या है? ट्रांसलेटर कार्य का क्या करता है? तो ट्रांसलेटर का कार्य है हाई लेवल जो लैंग्वेज है, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है? ट्रांसलेट करता है टू लो लेवल लैंग्वेज। किसमें? लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। मैंने क्या कहा? ट्रांसलेटर का क्या कार्य है कि हाई लेवल लैंग्वेज, कहने का मतलब है उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? हाई लेवल को हम क्या लिखते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज, या जिसको बोलते हैं HLL। लो लेवल लैंग्वेज को LLL के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, LLL। और इसको हम बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा। क्या बोलते हैं? उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हमने क्या किया? उच्च स्तरीय भाषा, इसको बोलते हैं निम्न स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ठीक है। हाईली, देखिए, जब भाषा हम बात करेंगे, देखिए अभी लैंग्वेज नहीं पढ़े भाई, लैंग्वेज हम पढ़ेंगे तो उस समय हम बात कर लेंगे, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ेंगे, जैसे उच्च स्तरीय भाषा में हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि उच्च स्तरीय भाषा क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आप जानते हैं सी होते हैं कि नहीं? आप अगर कहीं पढ़े होंगे तो देखे होंगे क्या क्या होते हैं। तो सी होता है, ठीक है, C++ होते हैं, ठीक है, जावा होता है। चेंज कर दो किसमें भाई? चलिए, आप देखेंगे C++ होता है, जावा होता है। क्या होता है? जावा होता है, ठीक है। फिर बेसिक होता है, कोबोल होता है, फोटॉन होता है, बहुत सारे होते हैं। फोर्ट्रॉन, जिसको फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं, फोर्ट्रॉन, ठीक है, आदि क्या होते हैं? आपके उच्च स्तरीय भाषा होते हैं। निम्न स्तरीय भाषा आपको देखने को मिलेगा, एक होता है आपका असेंबली जो है भाषा, ठीक है। क्या भाषा? असेंबली, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। और दूसरा है मशीन लैंग्वेज। क्या है? मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज जैसे कि 0 और 1 क्या होते हैं? मशीन लैंग्वेज होते हैं। चलिए,
अब इसमें मैंने क्या कहा समझिएगा, मैंने क्या कहा कि ट्रांसलेटर का क्या कार्य होता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम दिमाग लगा के समझिएगा, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या कर रहा है? ट्रांसलेटर का कार्य करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को वो क्या कर देता है, चेंज करता है लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी भाई? ट्रांसलेटर, ठीक है, किसके लिए कार्य हो रहा है? ये कंप्यूटर की किसके लिए कार्य हो रहा है? ठीक है, कंप्यूटर के लिए कार्य हो रहा है। तो ये ट्रांसलेटर क्या करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी है, C++ है, जावा है, बेसिक, कोबोल है, फोटोन है, आदि लैंग्वेजों को वो क्या करेगा? लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज जैसे कि मशीन भाषा में कन्वर्ट करेगा। इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी भाई? इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि हमें मशीनी भाषा में हम क्या करें, उसको कन्वर्ट करें, ठीक है। तो याद रखिए, मैंने कहा था कि जब भी कंप्यूटर काम करेगा, याद रखिए, जब भी मैंने क्या कहा था भाई, कंप्यूटर कार्य करता है, क्या करता है? कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर की भाषा की बात करें तो कंप्यूटर की भाषा कौन है? सिर्फ और सिर्फ 01 है। और 01 कहने का मतलब है मशीनी भाषा है भाई साहब। क्या है? मशीनी भाषा है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीनी भाषा को जानता है, दुनिया की कोई भाषा को नहीं जानता, 01 को ही जानता है। तो अगर मैं कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहा हूं, ठीक है, मैंने किसी के लिए प्रोग्राम मैंने बनाया है, ठीक है, C++, जावा में मैंने क्या किया, कुछ प्रोग्राम मैंने बनाया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान के चलिए, ठीक है, कोई स्कूल है, स्कूल के जो है या कॉलेज है, कॉलेज के अटेंडेंस के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया, चलिए मान के चलिए, ठीक है। और मैंने क्या कहा, अब देखिए, आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको, आप यदि प्रोग्रामर हैं, अरे मेरे आँख में क्या हो गया भाई, पता नहीं चल रहा। आप यदि प्रोग्रामर हैं तो क्या, बताइए मुझे, क्या आप 01 में प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं? आप क्या प्रोग्रामर है तो आप 0 और 1 में क्या प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत कठिन होगा। क्या होगा? यूज़र के लिए, कहने का मतलब प्रोग्रामर के लिए प्रोग्राम तैयार करना 01 में बहुत कठिन होगा। लेकिन हमारी तो कंप्यूटर क्या है, हमारे कंप्यूटर की भाषा 01 है। तो यदि आप 01 में तैयार नहीं करेंगे तो वो समझेगा कैसे? तो एक है कि देखिए, कंप्यूटर क्या करता है, 01 में काम करता है, मशीनी भाषा में क्या करता है, प्रोसेसर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के मशीनी भाषा के लिए अलग अलग प्रोसेसर तैयार की जाती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि भाई वो प्रोसेसर लगा है और उसी प्रोसेसर के आधार पर आप मशीनी भाषा में भी तैयार कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं और मशीनी भाषा में उसी टाइप के आप बनाएंगे। तो ये सब झंझट से हटाओ, और इस झंझट के छुटकारा पाने के लिए क्या किया गया कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम तैयार किया गया। जैसे C है, C++ है, जावा है, ऐसे बहुत सारे जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं उनमें क्या किया गया, प्रोग्राम तैयार की गई। और प्रोग्राम तैयार करने के बाद अब देखिए क्या होता है, प्रोग्राम तैयार तो हो गया, ठीक है, मैंने कॉलेज का कोई जो है एप्लीकेशन बनाया, प्रोग्राम तैयार तो हो गया, लेकिन वो हमारी जो कंप्यूटर है, हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या समझेगा, 01 समझेगा। लेकिन हमने तैयार क्या किया है, हमने तैयार किया है हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। C++ में आप जानते हैं इफ एल्स लगा के करते हैं, ठीक है, इफ लगाएंगे, एस लगाएंगे। जावा एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट वहाँ पर देखने को मिलता है। जब हम भाषा पढ़ेंगे तो वो हम सारी बातें करेंगे, C++, जावा, ठीक, इसमें क्या अंतर है, किस प्रकार से ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इतना समझे, C++ ये क्या है, ठीक है, C++, जावा जो है क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में, और इसी में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम तैयार करते हैं। और जब प्रोग्राम तैयार हो जाएगी तो मैंने क्या कहा, हमारी जो कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा समझती है, वो तो जावा C++ नहीं समझेगा भाई। इसीलिए क्या किया गया, ट्रांसलेटर यूज किया गया कि भाई साहब जो आप हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो बनाए हैं,
ठीक है, जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में बना है उसको मुझे दीजिए। ट्रांसलेटर क्या करता है, मुझे दीजिए, मैं क्या करूंगा, कंप्यूटरी भाषा में उसको कन्वर्ट करूंगा, मैं उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करूंगा, मैं उसको 0-1 में कन्वर्ट करूंगा और कंप्यूटर उसको समझ पाएगा। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर जैसे कि आप ऐसा कई बार देखे होंगे, कई बार ऐसा आपने देखे होंगे या फिर देखने को मिलेगा कि दो बंदे, दो प्रमुख, जो मान के चलिए दो प्रमुख बंदे हैं, ठीक है, कोई दूसरे राज्य में जाएंगे, मान के चलिए उनको, मान के चलिए आपने, ठीक है, आप क्या है, आप छत्तीसगढ़ी वाले हैं, आप चले जाए छत्तीसगढ़ी वाले, मान के चलिए बंगाल में चले जाएंगे, ठीक है, आपको नहीं आती इंग्लिश, उनको आती इंग्लिश, आपको समझ नहीं, इंग्लिश बोल ही नहीं सकते भाई साहब, ठीक है, सामने वाला, ठीक है, दोनों का आपको इंग्लिश नहीं आता मान के चलिए, और तीसरे बंदे वहां पर एक और मौजूद है, उसको आता है इंग्लिश, ठीक है, और आपको भी नहीं आता, ठीक है, या फिर उनको, आपको बंगाली नहीं आता, उनको छत्तीसगढ़ नहीं आता, तो क्या करेगा, जब वो बंगाली में बात करेंगे, कोई बंगाल का व्यक्ति, ठीक है, कोलकाता का व्यक्ति, ठीक है, बंगाली में बात करेगा तो आपको नहीं समझ आएगा, तो तीसरा बंदा क्या करेगा, आपको छत्तीसगढ़ी में समझाएगा कि भाई साहब, क्योंकि उनको दोनों नॉलेज है, उनको छत्तीसगढ़ी और बंगाली के यदि नॉलेज है तो आपको क्या करेगा, बंगाली वाले को छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करके, छत्तीसगढ़ी वाले को बंगाली में ट्रांसलेट करके समझाएगा, ठीक है, ऐसे समझाएगा, तो बीच वाला जो बंदा है, जो मीडिएटर का काम कर रहा है, वो क्या हो गया, ट्रांसलेटर हो गया। उसी प्रकार का, क्योंकि आपको नहीं आ रहा है, आप सिर्फ छत्तीसगढ़ी समझते हैं, आप क्या समझते हैं, छत्तीसगढ़ी समझते हैं, बंगाली नहीं समझते, तो आप वही समझेंगे, दुनिया का कोई मतलब नहीं, और वो बंगाली समझता, छत्तीसगढ़ी नहीं समझता, ठीक है, तो वही है, ट्रांसलेटर क्या करेगा आपको, ठीक है, और उनको दोनों अपने अपने भाषा में समझाएंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रैंडमली मैंने एग्जांपल दिया, कुछ भी, ठीक है, बंगाली छत्तीसगढ़ी कुछ भी एग्जांपल दिया है, ठीक है, व्हाटएवर, वो अलग बात है, बस यहाँ याद रखें, ठीक है, हमारा कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है, ठीक है, और हमारा प्रोग्राम किस में लिखा जाता है, जो भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और इसी हाई लेवल लैंग्वेज को जो लैंग्वेज प्रोसेसर है या ट्रांसलेटर है, वो क्या करता है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके आपको बताता है कि ये चीज़ प्रोग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद बस इतना ही है, बस इतना समझिए। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो चलते हैं ट्रांसलेटर के प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, हम बात करेंगे ट्रांसलेटर के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर के प्रकार, कितने प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज और समझिए, ठीक है, हाँ चलिए यही मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसलेटर के प्रकार, ट्रांसलेटर होते हैं 3 प्रकार के, जैसे कि मैंने क्या कहा, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है आपका असेंबली भाषा, क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज होता है, या असेंबली भाषा होता है, या अब ठीक है असेंबलर होता है, भाषा नहीं, असेंबलर होता है, हम उसे क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं, ठीक है, ASSEMBA, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मत हो भाई, फिर आप मुझे बोलेंगे। फिर कंपाइलर, कंपाइलर, ठीक है, फिर आपका होता है इंटरप्रेटर, क्या होता है, इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, 3 होते हैं ट्रांसलेटर। अब तीनों का क्या क्या कार्य है वो हम देखेंगे, ठीक है। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर, अब असेंबलर क्या करेगा, याद रखिएगा, एक एक लाइन में बता दूंगा, ठीक है। असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को क्या करेगा, असेंबली भाषा को, असेंबली भाषा को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। किस में करेगा, मशीन लैंग्वेज, मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा में, लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, क्या करता है,
कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या करता है भाई, असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर बाद लिखो तो चलेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए मैंने क्या किया, अब आपने क्या किया, प्रोग्राम बनाया। आपने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है, आपने क्या किया, प्रोग्राम तैयार किया, प्रोग्राम। ठीक है, और उस प्रोग्राम को हमने क्या किया, ट्रांसलेट किया। उस प्रोग्राम को हमने क्या किया, ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करके हमने क्या कर दिया भाई साहब, आपको दे दिया। ठीक है, क्या है, प्रोग्राम दे दिया। ट्रांसलेट करके क्या, वो प्रोग्राम को हमने क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया। आफ्टर ट्रांसलेट, ठीक है, तो याद रखिए ये कौन सी हम पढ़ रहे हैं, असेंबली। तो ये क्या है, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करें। कौन सा लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज भाई, असेंबली। यार क्या हो जा रहा है, असेंबली भाषा, और असेंबली भाषा को कन्वर्ट कर रहा है कौन से भाषा में, जो प्रोग्राम बना है वो किस भाषा में कन्वर्ट करता है, मशीनी भाषा में। किस भाषा में, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। और जैसे कि मैंने बताया, मशीनी भाषा 01 वही समझता है। ठीक है, 01 को ही समझता है कौन भाई, हमारा कंप्यूटर। तो इसी भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद रखिए, ठीक है, याद रखिए जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, जो कन्वर्ट के पहले जो प्रोग्राम लिखते हैं उसे हम कहते हैं क्या है, सोर्स कोड। क्या कहते हैं, याद रखिए क्या कहा जाता है, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड। क्या कहते हैं इसको, सोर्स प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम, या कहते हैं हम इसे, या और कहते हैं इसको सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहते हैं, याद रखेंगे। लेकिन जो ट्रांसलेट होके आती है भाषा हमारी, मशीनी भाषा, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, मैंने क्या कहा भाई, मैंने क्या कहा कि हमने क्या किया, असेंबली भाषा को। ठीक है, और ये क्या करे, कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ट्रांसलेट कौन कर रहा है, ट्रांसलेटर का काम कौन कर रहा है, असेंबलर कर रहा है। असेंबलर कर रहा है, कौन कर रहा है भाई, असेंबलर कर रहा है। ट्रांसलेट कौन कर रहा है, असेंबलर कर रहा है। तो एक प्रोग्राम जो किस में लिखा है, असेंबली भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और असेंबली भाषा में लिखी प्रोग्राम को ट्रांसलेटर, कौन ट्रांसलेटर, असेंबलर क्या करेगा, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा। कहने का मतलब 01 में, क्योंकि कंप्यूटर यही समझता है, ये कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है भाई। और कंप्यूटर में अगर प्रोसेस चाहिए हमें, कंप्यूटर में कुछ भी प्रोसेस चाहिए तो 01 ही है, तो कंप्यूटर वही समझेगा। ठीक है, तो जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, किस में लिखे जाते हैं, याद रखिए, जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड। ठीक है, बिफोर ट्रांसलेट, अगर ट्रांसलेटर के पहले क्या बोलते हैं उसको भाई, जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड। लेकिन जब कन्वर्ट होता है, जब ट्रांसलेट होता है, असेंबलर या किसी के द्वारा ट्रांसलेट की, चाहे असेंबलर हो, चाहे कंपाइलर हो या इंटरप्रीटर हो। ठीक है, ये ट्रांसलेट के बाद जो प्रोग्राम हमें मिलता है, उस प्रोग्राम को हम क्या प्रोग्राम कहते हैं भाई, उस प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, आप याद रखेंगे कि जो प्रोग्राम आप क्या करते हैं, पाते हैं बाद में ट्रांसलेटर के बाद, उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बातें आपको पूछा जाता है, निम्नलिखित में से असेंबलर का कार्य है। आपके ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं, ऑप्शन बी, मशीनी भाषा को असेंबली भाषा में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो
तो इसका आंसर क्या है, असेंबली भाषा से मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है असेंबलर का यही काम है। क्लियर है बातें, चीजें क्लियर है। चलिए तो हम समझ चुके हैं कि ट्रांसलेटर क्या है, ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है। दूसरे नंबर पर आते हैं, हमारा दूसरे नंबर है कंपाइलर, ठीक है, क्या है, कंपाइलर। और कंपाइलर क्या कार्य करेगा भाई, कंपाइल करेगा, कहने का मतलब है, ठीक है, ये क्या कार्य करता है इसकी अगर बातें करें, ठीक है, तो देखिए कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। कहने का मतलब लो लेवल लैंग्वेज मतलब बोल सकते हैं मशीनी भाषा में, लो लेवल लैंग्वेज मशीनी भाषा है, ठीक है। चलिए ये क्या करेगा, याद रखेंगे कि ये उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा को क्या करता है भाई, कन्वर्ट करता है, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करता है किसमें, आपके निम्न स्तरीय भाषा, मशीनी भाषा, मशीनी भाषा बोल सकते हैं या निम्न स्तरीय भाषा बोल सकते हैं। मशीनी भाषा बोलना ठीक रहेगा, ठीक है, निम्न स्तरीय भाषा में असेंबली लैंग्वेज भी आ जाएंगे, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करेंगे उच्च स्तरीय भाषा, क्योंकि ठीक है, याद रखेंगे, इसमें आपको याद रखना है कि एक बार में पूरे प्रोग्राम को, पूरे कोड को याद रखेंगे, एक बार में पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, इसका सबसे बातें क्या है कि एक बार में पूरे प्रोग्राम को, पूरे क्या है, प्रोग्राम को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, ठीक है, पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, कन्वर्ट या ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करता है। मेरा पेन थोड़ा दिक्कत चल रहा है, अब पता नहीं अपने आप चल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करेगा, एक बार में ट्रांसलेट करेगा, कौन सा, कंपाइलर, ठीक है। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, अब प्रोग्राम बना लेंगे तब क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने का मतलब है कि आप वहाँ पर एरर चेक होता है कि भाई साहब आपने जो प्रोग्राम बनाया है वहाँ कहाँ कहाँ गलती है, क्या है, वहाँ प्रोग्राम जो बनाया है कहाँ कहाँ गलती है। पहले तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर का एक ही काम है, वो रन नहीं कराता उसी टाइम। अब कंपाइल करेंगे, ठीक है, कंपाइल करेंगे तो रन नहीं कराएगा उसको, ठीक है, सेव करके रैम में क्या करता है, सेव कर दिया जाता है और आपकी गलती बताता है कि आपने भाई साहब जो प्रोग्राम बनाए हैं, प्रोग्राम में यहाँ पर ये कोड लिखना बाकी रह गया है, यहाँ पर एक स्लेश आएगा, यहाँ पर एक जो है कर्व आएगा, यहाँ पर ये चीज़ें आएगी, ये यहाँ पर ये डेटा आएगा, वो गलती बताएगा, ठीक है। और जब तक गलती आप सुधारेंगे नहीं, जब तक गलती आप क्या कर नहीं करेंगे, नहीं सुधार सकते, ठीक है, तब तक वो बताते जाएगा, फिर उस गलती को आप जैसे सुधार लेंगे, फिर कंपाइल करेंगे तो गलती बता दी जाएगी। पूरा आप गलती या फिर एरर ढूंढ लेंगे, एरर पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे, तब आप क्या करेंगे, उसको रन करेंगे, प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे। और रन करने के बाद आप पता चल जाएगा भाई साहब मेरा प्रोग्राम सही है। तो प्रोग्राम जो कंपाइलर का मतलब क्या होता है भाई, कंपाइलर का मतलब है कि कंपाइल करता है उच्च स्तरीय भाषा को, ठीक है, कन्वर्ट करता है मशीनी भाषा में, ठीक है। चलिए बदल कर वो मेमोरी में सेव कर देता है, बाद में उसको रन की जा सकती है। इस प्रकार से गलती बताते हैं। तो एक चीज याद रखिए, एक बार में पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे कंपाइल कर देता है, एक बार में कन्वर्ट कर देती है, लो भाई चलो काम ही खत्म। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, यही मैं आ जाता हूं इंटरप्रेटर में यही आ जाता हूं। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है, बस कंपाइल और इंटरप्रेटर एक ही काम करता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा को, उच्च स्तरीय
भाषा को क्या करेगा, उच्च स्तरीय भाषा को ये भी ट्रांसलेट करेगा और किसमें, आपके जो मशीनी भाषा में, ठीक है, क्या है, मशीनी भाषा में। लेकिन क्या इसमें एक चीज है कि इसमें क्या करता है, प्रोग्राम को एक एक करके प्रोग्राम को बारी बारी से क्या कर देगा, बारी बारी से एक एक करके बारी बारी से, ठीक है, कन्वर्ट करता है, बारी बारी से कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब है एक एक करके कन्वर्ट करेगा। ट्रांसलेटर जैसे एक लाइन को कन्वर्ट करेगा बारी बारी से, कहने का मतलब एक एक लाइन, बारी बारी से कहने का मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक एक लाइन, ठीक है। पहले एक लाइन को करेगा, ठीक है, याद रखेंगे, पहले क्या करेगा, एक लाइन को क्या करेगा, ठीक है, कन्वर्ट करेगा, फिर एरर देखेगा कि भाई साहब आपके बाद दूसरे लाइन में एरर है कि नहीं। अगर वो एरर हुआ तो उसको रिसॉल्व करेगा, एरर को, ठीक है, किस प्रकार से एरर है, एरर को सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद फिर उसको कन्वर्ट करेगा, फिर एरर देखेगा, एरर सॉल्व है। तो इस प्रकार से बारी बारी से क्या करता है, एक एक लाइन क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। और लेकिन जहां पर कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर बारी बारी से प्रोग्राम को क्या कन्वर्ट करता है, और ये बार बार गलती को देखेगा, ठीक है। हर बार एक लाइन चेक करेगा, गलती को देखेगा, एक लाइन चेक करेगा, गलती को देखेगा, एक लाइन चेक करेगा, गलती को देखेगा, और इस प्रकार क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है, ठीक है। चलिए ठीक है, चीजें क्लियर है भाई। तो इस प्रकार से इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए हम थोड़ा समझ लेते हैं कंपाइलर और क्या है इंटरप्रेटर में थोड़ा अंतर। देखिए है सेम, लेकिन थोड़ा से क्या है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा से क्या है भाई उसमें अंतर है, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या देखेंगे भाई।